नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व आपका हमारा सबका इस पर्यावरण के विशेष कार्यक्रम में मैं अभिलाष खांडेकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस पर्यावरणीय विषय को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं, वो समूचे मानव अस्तित्व के लिए बेहद गंभीर समस्या है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व युद्ध का कारण भी वही भयानक मुद्दा होगा, अर्थात पानी। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी यह समस्या और अधिक विकराल होती जा रही है और आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जल संकट से जुड़ी हुई चुनौतियों और मानव समाज पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में आगे क्या होने वाला है। आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण मेहमान उपस्थित हैं। श्री नित्या जैकब, जो ख्यात NGO वाटर एड हैं उसके पॉलिसी हेड हैं, और श्री रोमित सेन, जो कोलंबिया वाटर सेंटर जो दिल्ली में काम करता है उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और हमारी एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे पुनः चर्चा करूंगा। आज पूरे विश्व में जल संकट की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भूमंडलीय गर्मी बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का जल स्तर 3 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल में 160 अरब क्यूबिक मीटर की कमी दर्ज की गई है। बदलता पर्यावरण कई इलाकों को सूखे में बदल चुका है। समूचे यूरोप में 60% औद्योगिक शहर भूजल के गंभीर संकट की समस्या तक पहुंच गए हैं। विश्व के सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र चेरापूंजी में भी पेयजल का संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। कई प्रश्न हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। शहरों की औद्योगिक इकाइयों ने भूजल का मनमाना इस्तेमाल किया है और दूषित पानी को नदियों में डालकर उन्हें भी प्रदूषित कर दिया है। शहरों में इस्तेमाल हो रहे ट्यूबवेलों से भारी मात्रा में भूजल बाहर निकाला जा रहा है और यह पानी शहर की नालियों से होकर शहर से बाहर चला जाता है। परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा की गई है। शहरों के छोटे बड़े तालाबों को भरकर उनके ऊपर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कभी यही तालाब भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज उनका अस्तित्व भी खतरे में है। हमारा देश खेती पर निर्भर है। कहा जाता है कि जल की समस्या उत्पन्न होने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। हरित क्रांति के साथ ही खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों की शुरुआत हुई और जैसे जैसे खेतों में इनका प्रयोग बढ़ता गया, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी बढ़ती गई, जिससे ट्यूबवेलों की संख्या बेतहाशा बढ़ती गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की कमी की एक बड़ी वजह सरकार का जल संरक्षण की दिशा में अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाना है। इसके चलते बारिश का 65% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। भूजल के दोहन की नीति बनाकर और जल संरक्षण के उपायों को कारगर तरीके से इस्तेमाल कर सरकार काफी हद तक इस समस्या पर अंकुश लगा सकती है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है। तो मेरा पहला सवाल नित्या जी आपसे है। आप पानी के क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2015 में जो हमारा मानसून है वो काफ़ी कम रहा, 2014 में भी कम रहा, करीब 14% 2014 में, और 2015 में करीब 12-14%, इसी के आसपास दोनों वर्ष में काफ़ी कम पानी रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं, चाहे वो कृषि पर हो, चाहे उद्योग में जो पानी मिल रहा हो वो, या हमारे घर पर जो पानी पीने के लिए जो समस्या है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में पानी की समस्या उभर कर आई थी, जो पता लग रहा था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पानी की समस्या कितनी विकराल है, या वैज्ञानिक जो अल नीनो के हमारे ऊपर दुष्परिणाम बता रहे हैं, पैसिफिक ओशन में जो गर्मी बढ़ रही है, तो इस बार जो खेती पर या उद्योगों पर या जो पानी की उपलब्धता है हमारे देश में, उस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्थिति क्या है। जी, बरसात जो है, मानसून जो है, वहाँ से हमें करीब 80% पानी मिलता है। अगर आप ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी आप देखें भारत में,
और सबसे जो महत्व है उसका, जो भूजल पे जो असर पड़ता है वो बरसात से रिचार्ज होता है, जो ग्राउंड वाटर है। अब मैं भूजल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 80% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भूजल से आता है और लगभग 50% जो खेती बाड़ी के लिए पानी है वो भूजल से आता है। तो अगर बरसात कम हुआ है, और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं और इस साल भी जैसे आप कह रहे हैं कि एल नीनो के कारण बरसात कम होने की संभावना है, तो ये भूजल पे बहुत बुरी तरह असर करेगा। काफ़ी प्रेशर आएगा, नीचे जमीन में पानी उपलब्ध ही कम रहेगा। हाँ जी, और इसका 2 कारण है। एक तो बरसात कम होने का, तो उपलब्धि कम हुआ है, और दूसरा जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स और बाकी जो माध्यम के जरिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है। मतलब लोग ट्यूबवेल और ज़्यादा से ज़्यादा खोद रहे हैं और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं ज़मीन के। हाँ, इसके कोई आंकड़े हैं क्या अपने पास? मतलब क्या कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरीके कोई एग्जैक्ट आंकड़ा ट्यूबवेल की संख्या का नहीं है, लेकिन लगभग जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनका एस्टिमेशन है कि करीब 30 मिलियन या 3 करोड़ ट्यूबवेल इंडिया में बनाए गए हैं अभी तक। अब उनमें कितने चालू हैं, कितने और कितना, लेकिन पानी लगातार निकालने की आदमी की कोशिश है ही। जी बिल्कुल है। तो जो ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो उन्होंने कुछ आंकड़े निकाले हैं कि भूजल कितना अवेलेबल है यहाँ पे, और उनका कहना है कि अभी जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन का लेवल है वो करीब 62% पे आ गया है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 लीटर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, भूजल अवेलेबल है, तो उसमें से 62 लीटर हर साल निकाल दिए जाते हैं। और ये हमारा और यदि वर्षा नहीं होती है तो वो भरता नहीं है, फिर वापस 100 लीटर तक जा नहीं सकता है। जी, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल, जो भूजल की जो स्तर है वो नीचे, मतलब हमारा स्टोरेज जो है जी मतलब खत्म हो जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत में वर्षा, यदि हम कितना भी बोलते हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा रोमित जी, कि भारत में वर्षा जो होती है वो करीब 100 घंटे के आसपास होती है, ऐसा कुछ एक आंकड़ा है। भले ही वो हम कहते हैं कि 4 महीने वर्षा होती है, अलग अलग समय पर होती है, लेकिन यदि हम घंटों के हिसाब से कहते हैं तो लोग कहते हैं कि 100-125 घंटे वर्षा होती है पूरे साल भर में। उस दौरान यदि पानी सब बह गया और जैसा नित्या जी बोल रहे हैं और ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाया, तो कृषि के मामले में जो सबसे ज़्यादा उपयोग करता है पानी का, पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा हम लोग घर में जो वापरते हैं उसके लिए पानी, तो कृषि पर इसका क्या असर पड़ेगा? पहले जो बात आपने कही वो महत्वपूर्ण है कि वर्षा जो हमारे यहाँ हो रही है वो एक सीमित समय में हो रही है, और जैसे जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव में हम देख रहे हैं कि वो जो समय है, जिस समय वर्षा हो रही है वो पीरियड छोटा होता जा रहा है, या जिस टाइम पे होता है वो नहीं हो रहा है। तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो खेती पे है। कृषि 85% पानी ओवरऑल फ्रेश वाटर लेता है, और जो भी हमारे सारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं वो बारिश को मद्देनज़र रख के निर्धारित किए जाते हैं। किसान कब अपनी नर्सरी लगाएगा, कब उसको खेतों में ये करेगा। तो अगर ये जो रेनफॉल का पैटर्न बदला तो इससे सारी जो साइकिल ऑफ हमारा कल्टीवेशन है उस पर असर पड़ने वाला है। खेती में जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एक चीज़ इस पे असर तो पड़ेगा ही, बट सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी संख्या हमारे देश में 40 से 50% के बीच में है। क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनके पास फिर भी मैकेनिज़म्स होंगे कि वो पानी की उपलब्धता निर्धारित कर सकें। अब सबसे जो आसान तरीका है वो है कि हम भूजल से लेते हैं, बट जैसे नित्या जी कह रहे हैं कि भूजल में ही धीरे धीरे वो खतरा मंडरा रहा है कि पानी का लेवल और नीचे जाने वाला है, क्योंकि और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और लोग लगातार पानी पर डिपेंडेंट हो कि यदि वर्षा से कम पानी हुआ और ज़मीन में गया, लोगों को मालूम नहीं है कि ज़मीन में कितना पानी है, तो दे टेंड टू ड्रॉ इट। तो एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी आई है जिसमें 50,000 करोड़ 5 साल के लिए सरकार ने वो किया, अर्थात 10,000 करोड़ 1 साल के लिए आएगा। लेकिन सवाल यह है कि पानी कहाँ से आएगा या पानी की उपलब्धता कितनी है। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश में कितना पानी है, इसके बारे में कोई वैज्ञानिकों ने या सरकार ने कुछ आंकड़े कहीं जारी किए हैं क्या? मतलब कितना पानी है तो कितना कहाँ पर यूज़ होना चाहिए, ये उसके बारे में निर्णय हो सकता है। तो ऐसा कोई पानी का कुछ स्टैटिस्टिक्स है क्या? देखिए, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी तो प्लानिंग कमीशन ने पहली बार अपने प्लान में पानी पे एक विशेष अध्याय, एक चैप्टर रखा। तो वहाँ पे उन्होंने 2 मेथडोलॉजी से, 2 तरीक़ों से उन्होंने
कितनी पानी हमारे देश में उपलब्ध है वो उन्होंने दर्शाया है उसमें। एक मेथडोलॉजी के अनुसार जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज अडॉप्ट करती है वो कहती है कि हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है वो है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। एक और जो ग्लोबल मेथडोलॉजी है जो कि बोलता है कि नहीं, ये जो एवेपोरेशन की मात्रा 40 नहीं 7% है, अगर हम उसको माने तो उसकी अवेलेबिलिटी जो हमारे देश में है वो 654 BCM आती है। और तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात कि 1123 है या 654 BCM तो इस अवेलेबल पर है। अभी वो विवाद चल ही रहा है, मतलब इस पर अभी कोई सेटल नहीं हुआ है कि कितना है हमारे कि हम पास। कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करें। और एक चीज़ जो है कि हमारे देश में आखिरी बार जब हमने पूरा कंट्री वाइड असेसमेंट किया था पानी का वो 1999 में और 2000 में सबस्टैंडिंग कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, ये 2 प्रोजेक्ट्स के तहत हुआ। तो 16 साल में जलवायु परिवर्तन के कारण या जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ रही हैं उसके तहत बहुत बदलाव आया है। तो आई गेस ये हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फुल स्केल पैन इंडिया एक असेसमेंट करें। बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जनवरी के पहले सप्ताह में जो आंकड़े आए हैं मानसून या बारिश के, वो 68% मतलब 68% कम हुआ है फ्रॉम द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल 2016 में। और यदि हम 2015 की बात करें तो 14% कम हुआ है, और 2014 की बात करें तो 12% कम हुई है वर्षा। तो उसके अगले दुष्परिणाम आप क्या देखते हो पानी के क्षेत्र में? आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो एक तो या क्या ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्या 14% या 12% या 12% जो आंकड़ा कम हुई है इतनी, लेकिन यदि उसका जो हुई उसका उपयोग ठीक होता तो शायद हमको इतने कष्ट जो सामने अब दिख रहे हैं, तो वो क्या कष्ट दिख रहे हैं या क्या समस्याएं हमको आने वाली है, ये मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए। ये है 14%। अगर आप नंबर देखें तो उतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन वो 14% जो बाकी जो 86% बरसात होती है वो किस तरह से होती है, कब होती है, कितनी रफ्तार से होती है, वो देखना ज़रूरी है। अगर बरसात टाइम से नहीं हुआ तो जो किसान है वो भूजल अपना ट्यूबवेल चलाएगा और भूजल का एक्सेस इस्तेमाल करेगा। जो आप घर में पानी लेते हैं वो भी ज़्यादातर भूजल से आता है। तो आपको पानी ऐसी चीज़ है कि आपको आज अभी चाहिए, या किसान को भी आज अभी चाहिए। और अगर इरिगेशन कैनाल में पानी नहीं है, जहाँ से भी जो भी स्रोत है उसका वहाँ से नहीं आ रहा है बरसात में ना होने के कारण, तो वो तो ट्यूबवेल चलाएगा ही चलाएगा और भूजल पे वो असर करेगा। दूसरी बात है कि अगर तो आप डोमेस्टिक वाटर यूज़ की बात करें, जो घरेलू घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं लोग पेयजल के लिए, खाने के लिए, उसका जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसको पी के बीमार ना पड़े। तो जब तक उसका क्वांटिटी भले कम हो, माने 5% हो या 6% हो पूरे पानी के अवेलेबिलिटी को लेकर, लेकिन उसकी गुणवत्ता को देखकर उसको उतना पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पूरे वाटर इंटीग्रेटेड वाटर को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। माने ओवरऑल वाटर रिसोर्स को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। और अगर तो बरसात कम हो रही है तो आपका बरसात कम हो रही है तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा। जी, ये भी पिछले 2 साल में देखा था कि जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं उनका जनरेशन काफ़ी कम हुआ था, और सबसे बड़ा कारण ये था कि पानी नहीं है उनके लिए, पानी नहीं है उनके पास। क्योंकि अगर आप उद्योगों के लिए और एनर्जी के लिए पानी देखें तो उसमें थर्मल पावर का बहुत ही बड़ा वो है, हिस्सा है उसमें। और अगर पानी नहीं है, और थर्मल पावर स्टेशन भी ऐसी जगह लगाए गए हैं जहाँ पे उतना पानी अवेलेबल पर मुझे लग रहा है कि कुछ एक पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है अब एनर्जी के सेक्टर में भी कि सौर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व देने की, लेकिन ये अभी बात तो अभी कागज़ों पे है। सोलर अलायंस की बात चल रही है जो अभी पेरिस के क्लाइमेट चेंज की समिट में हुआ था। तो हम ये थर्मल पावर से हम सोलर पावर पे जाएंगे तो पानी का कम उपयोग होगा, इसकी कोई टेक्नोलॉजिकल वो है क्या हमारे सामने? देखिए, सौर ऊर्जा से बिजली जनरेट करना अपने में एक बहुत ही इनोवेटिव और एक अच्छी ये पद्धति है। बट 2 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होंगी ये कि जो सौर ऊर्जा से जो बिजली जनरेट होती है उसकी यूनिट कॉस्ट विज़वी थर्मल पावर से जो बिजली जनरेट हो रही है उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है। जनरली जो गैर पारंपरिक तरीक़ों से जो ऊर्जा का
संचयन होता है उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट वो ज़्यादा आती है। जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपन पानी के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, यदि पानी एग्रीकल्चर में बहुत सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है और उसके बाद उद्योगों में, और उद्योगों में मूलतः थर्मल पावर सेक्टर में, तो थर्मल हमको पावर भी चाहिए, लाइट जलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं एक कुछ अल्टरनेटिव उसकी बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट लगातार बात कर ही रही है कि मेरे ख्याल से 175 गीगाबाइट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की बात है। वो कब आएगी उसका तो अंदाज़ नहीं है, लेकिन अब ये पानी कम है तो उसकी समस्या तो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। उससे निपटने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इजराइल का एक देश का वो जो कुछ सम्मेलन हुआ था उसका प्रेजेंटेशंस वगैरह देखे, और हम सबको मालूम है कि इजराइल ने पानी की समस्या को बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन किया है। तो आप दोनों एक्सपर्ट्स हो पानी के क्षेत्र में अपने अपने इस पे, तो हम ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमको ये आने वाली समस्या को निपटने के लिए आज ही कदम जो प्रैक्टिकल हैं, डूएबल हैं, जो कर सकते हैं, तो ये आप बता सकते हैं नित्या जी? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो वाटर कंजर्वेशन की बात है, एक तरफ से तो पानी बचाएं आप, जो खेती बाड़ी के जो तरीके हैं कई सारे आ चुके हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उनको अपना के पानी का कंजम्पशन कम करें, उसका जो प्रयोग है वो कम हो जाए। दूसरा है खेत स्तर पे जो पानी का कंजर्वेशन है, जो बरसात आता है या और तरीके जो जहाँ से और पानी आता है उसे खेतों में इकट्ठा करके, मतलब मूलतः बात तो यही है कि पानी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। पानी का एक स्रोत है, वो है बरसात। वो बरसात है। अगर बरसात कम हुआ तो सब चीज़ पे असर पड़ेगा। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि पर्यावरण के हिसाब से यदि पर्यावरण के बाकी सारे सिद्धांतों को या पर्यावरण की चिंता पूरा देश यदि करेगा तो बारिश की ये जो कमतरता है या अवर्षा स्थिति है इसको टाला जा सकता है। अर्थात खूब पेड़ लगाएं, लोगों का पानी का डिपेंडेंसी कम हो, जो इजराइल की बात जो मैंने करी कि पानी का प्रबंधन हो, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखने की बात है कि ये जो पानी है ये एक साइकिल में चलता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। पानी ऊपर से आया, यहाँ गिरा, भाप बना, ये तो, और हमारे जो हमारे जिस तरह से हमारे विकास की गति रही है, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उसमें हमने क्या कोशिश किया है कि हम वाटर को एक रिसोर्स की तरह नहीं बट एक कमोडिटी की तरह देखने लगे हैं। जब हम पानी को समझेंगे कि वो रिसोर्स है और उसका रिलेशनशिप हर स्तर पे है, तो जैसे आपने कहा कि पानी एक तो ऊपर से आए, बट हम ये कंडीशन, और पानी मतलब इनफाइनाइट सोर्स नहीं है। हाँ, पानी में कुछ तो सीमाएं हैं तो है ही ना। हम जब चाहें जब पानी मिलेगा। ये तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया के किसी भी देश में हो रहा हो कि आपने नल खोला, पानी मिल गया आपने एग्रीकल्चर में। तो हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि वाटर एक रिसोर्स है जो कि ये पूरे हमारे पृथ्वी से लेके हमारे एटमॉस्फेयर से लेके ये एक साइकिल में घूम रहा है, और हमें हर स्तर पे प्रयास चाहिए, ना कि सिर्फ जैसे नित्या ने कहा कि बारिश को हम संजो के रखें, हम जो डिमांड मैनेजमेंट करें, वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव करें, बट ऐसे कंडीशंस भी क्रिएट करें कि पानी हमारे यहाँ पे जब सतह पे गिरती है वो नीचे जा सके, जब बहती है सतह के ऊपर वो सही तरह से बह सके, उसमें प्रदूषण ना हो। तो हमें ये पूरा वाटर को एक रिसोर्स की तरह देख के उसके सारे कंपोनेंट्स, आपने कहा हम वृक्ष आरोपण करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तब उस पे से क्या होगा कि पानी को जगह मिलेगी। वो अगर ज़्यादा कंक्रीट जगह हो तो पानी रन ऑफ होकर बह जाता है। हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें कि पानी रुक सके, पानी अंदर जा सके, और जो ऊपर बह रहा है उसको हम ठीक से बहने दें। तो वो मेरे को मालूम है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था, जैसे बाकी राज्यों में भी थे, कि महाराष्ट्र में बहुत साल, मतलब 70 के दशक में, 60 के दशक में पानी रोको का बहुत बड़ा आंदोलन चला कि पानी रोकिए और उसको ग्राउंड वाटर में जाने दीजिए। कल कहीं बात चल रही थी कि गुजरात में भी ये बात चल रही है कि पानी को ऑयल की तरीके से आप यूज़, मतलब जो तेल है वो बहुत महंगा है, लेकिन तेल से भी महंगा और बहुत ही अमूल्य ऐसा पानी है। पर ये जनता की समझ में या उद्योगों की समझ में या सरकार की समझ में या पॉलिसी मेकर की समझ में जो नीति निर्णय लेते हैं, या आप जैसे लोग पानी के क्षेत्र में काम करते हो, आप कोलंबिया वाटर सेंटर से जुड़े हो, आप वाटर एड से जुड़े हो, तो आपको क्या लग रहा है कि उतनी गंभीरता समाज में आ रही है क्या अभी? गंभीरता मतलब पानी को सहेजने के, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी एक रिसोर्स की तरह वो होना चाहिए, तो पानी के बारे में कोई गंभीरता दिख रही है हमको कहीं? नहीं। पानी को हम सिर्फ एक फ्री रिसोर्स मानते हैं, एक फ्री आइटम मानते हैं,
जिसको जैसे आप उपयोग करिए और जैसे आप प्रदूषित करिए। तो अगर आप देखेंगे कुछ और आंकड़े हैं कि जैसे हमारा सबसे बड़ा जो एक तो है कि बरसात कम हुआ, दूसरा जो शॉर्टेज का जो कारण हो रहा है वो है प्रदूषण, और सबसे बड़ा कारण है अनट्रीटेड अर्बन सुएज। तो हर साल करीब 60,000 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन अनट्रीटेड सुएज अपने नदियों में, तालाबों में छोड़ा जाता है, सिर्फ शहरों से। और एक राष्ट्र के लिए यदि हम सोचें तो पानी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में जो अप्रत्यक्ष है, मतलब प्रदूषित पानी, हम जो बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, आप लोगों ने भी कैंपेन चलाया कि हाथ धोइए, या नलकूप में जो पानी ऊपर आ रहा है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कोलंबिया वाटर सेंटर का क्या वो है, मतलब मैंडेट, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मैंडेट है कि कृषि के क्षेत्र में कैसे एफिशिएंसी बढ़ा के कम पानी इस्तेमाल किया जाए। जिन राज्यों में हम मुख्यतः काम कर रहे हैं वो है पंजाब, गुजरात और झारखंड। पंजाब का उदाहरण मैं देना चाहूँगा बिकॉज पंजाब हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की। बट आज वही पंजाब हमारे लिए एक ऐसी केस स्टडी बनती जा रही है कि आप खेती कैसे ना करें पंजाब में। हाँ, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। मतलब तो उससे कई सारे जो थोड़ा सा संक्षिप्त में कि इसका इतिहास क्या रहा है कि हमने एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मक्का, गेहूं और ये जहाँ पानी, जो कम पानी इस्तेमाल करने वाले फसल लगाए जब वो उगते थे, वहाँ हमने धान की खेती करने को बोल दिया, चावल की खेती करने को हमने बोल दिया। उसका परिणाम अब ये रहा कि कई, मतलब पंजाब में चावल उगाने का वैसे कोई कारण दिखता नहीं है। हाँ, तो क्योंकि जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस रहा है वो गेंजेटिक प्लेन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की जगहों में रहा है। तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न, हमने उन जगहों पे डाला, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स डाली जहाँ पे वो एक तो जनरल तरीके से उगाई नहीं जाती थी, फिर ऊपर से ये जो हम कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ फ्री पावर की बात है। क्योंकि जैसे हमने ये कहा कि आप से इससे पहले जब पूछ रहे थे कि लोगों की मानसिकता क्या रही है, हाँ। क्योंकि हमें सब कुछ ही हमें फ्री में जब तक हमें फ्री में ये मानसिकता बड़ी खराब हो रही है, उसकी हमें वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं। हम पानी के बारे में आज हम विषय क्यों कर रहे हैं? पानी का महत्व हम तब समझते हैं जब हमारा कुआं सूख जाता है, या हमारे घर में पानी नहीं आता है, या हमारे नलके में पानी नहीं आता है। तो वो मानसिकता से हट के वो ऐसी विचारधारा जो कि सिर्फ पानी को एज अ फ्री एक्सेस देखे, फ्री रिसोर्स देखे, पर लेकिन वही पानी हमारा साधारण से साधारण आदमी भी 20 रुपए का बॉटल्ड वाटर खरीदने में कभी भी झिझकता नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मॉल्स में, सिनेमा देखते हुए कभी भी वो उतनी 1 लीटर की बोतल 20 रुपए में या 20 रुपए में उसने, लेकिन वो महीने भर का जो पानी आपके घर में सप्लाई होता है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो पानी का रेट बढ़ाने नहीं देते हैं। ये काफ़ी उदाहरण सारे शहरों में दिखते हैं हमको। और एक तो है कि रेट बढ़ाने नहीं देते, दूसरा जो बिल आता भी है आपके पास उसको भी भुगतने में लोगों को दिक्कत होती है। और आपने जैसे कहा कि कई सरकारों ने वोट बैंक के चलते इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर दी है बहुत सारे जगह पर, एग्रीकल्चर में या उसमें। तो कई किसान ऐसा मानते हैं, ऐसा मैं जो समझता हूँ कि उनको फ्री बिजली नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी पावर चाहिए। बिल्कुल, मतलब उनको चाहिए पावर और पैसे देने को तैयार है, लेकिन हमने उनकी आदतें बिगाड़ दी। बिल्कुल। और बात, और जैसे ऐसे भी उदाहरण, मतलब अब वही है कि हमने उस ट्रांजिशन, ऐसे उदाहरण है कि जब हम फ्री सप्लाई की मानसिकता से चल रहे थे, बट अब ऐसे भी अप्रोचेस हैं जैसे जहां हम लोगों ने जो फीडर अलग करने का जो कार्यक्रम कुछ राज्य सरकारों ने किया, जहां पर उन्होंने खेती का और ये गैर एग्रीकल्चरल जो वो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि फिर आप किसानों को पानी देते हैं जब उनको चाहिए। बट एक चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि ये तो गाँवों की स्थिति हुई, लेकिन जो अब हम देख रहे हैं कि पिछले साल, 2 साल पहले या पिछले साल ही पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन पॉपुलेशन 50% से ऊपर गई है। इसका मतलब गाँवों से लोग शहरों में आ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अर्बन, मतलब शहरों के लिए भी क्या वाटर हार्वेस्टिंग और इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? कि इसकी कोई लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या उससे कुछ कितना % बचेगा या कुछ? एक्चुअली दिक्कत यह है कि शहरों में लोगों को पानी मिल ही जाता है, उनकी आदत ऐसी बिगड़ी हुई है कि दिल्ली जैसे शहर या बेंगलोर, नहीं साहब, महाराष्ट्र के कई शहरों में मैं आपको बताऊं कि 6-6, 7-7 दिन में एक दिन पानी आ रहा है। तो ऐसे जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग कामयाब होगा। हाँ। अगर आप बड़े शहर को देखें तो लोगों की आदत बिगड़ चुकी है। अगर उनको पानी ना मिले, जैसे चेन्नई में हुआ था करीब 15-20 साल पहले
कि जो भूजल था वो एकदम ख़त्म हो गया था और जो बचा कुचा था वो सलाइन था, तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या हुआ कि म्यूनिसिपैलिटी ने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा, और उसको एनफोर्स करने के लिए उन्होंने बोला अगर आप नहीं लगाओगे सिस्टम आपके घर में तो आपका सूरज कनेक्शन काट देंगे। हाँ, इतना मतलब वो तो इतने अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस से अगर काम किया जाए तो हो सकता है। लेकिन जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, इनकी आदत बिगड़ गई है, और यहाँ पे लोगों को पानी अगर 1 दिन या 2 दिन ना मिले तो हाहाकार मच जाता है, लोग बाहर आ जाते हैं, पत्थर वो जुलूस निकाल। मुझे याद है पूना में मैं जब पढ़ता था तो 24 घंटे पानी आता था नल में, कभी भी खोलो। अब अल्टरनेट ही आने लगा है क्योंकि पानी के ऊपर दबाव तो है ही। जी तो मतलब कार्यक्रम में ख़त्म करने के पहले आपसे ये जानना चाहूँगा दोनों से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में कि डोमेस्टिक वाटर या ड्रिंकिंग वाटर क्षेत्र में आप जब काम करते हैं कि पेयजल की समस्या, उसमें एक कोई ऐसा सुझाव दे सकते हो आप, और आप कृषि के मामले में कोई एक ऐसा सुझाव दे सकते हो जिससे आने वाले संकट को निपटने में मदद हो सके? पेयजल का सवाल है, सबसे बड़ा जो स्रोत है भूजल है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि भूजल को किस तरह से बचा के रख सकते हैं ताकि आगे चल के अगर बरसात खराब भी हुआ तो कुएं से या हैंडपंप से लोग पानी लेके पी सकते हैं। अगर आप देखें जो 72 में जो सूखा पड़ा था और जो 12 में सूखा पड़ा था, एक मैंने कहीं पढ़ा था, ये बहुत अच्छा था, महाराष्ट्र से किसी ने उदाहरण दिया था कि 72 के सूखे में खेती बाड़ी नहीं हुई लेकिन लोगों को पीने का पानी मिला था, और वो इसलिए था क्योंकि ट्यूबवेल रेवोल्यूशन उस टाइम हुआ नहीं था। इस साल पीने का पानी भी नहीं था और ना ही खेती बाड़ी हुई। तो ये पिछले 30-40 साल में बहुत बड़ा जो फर्क आया है, सिर्फ ये है कि ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। रोमित जी, आप क्या एक वो क्विकली बताना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे वो कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कम पानी इस्तेमाल करे। वाटर यूज़ एफिशिएंसी इस सेक्टर का इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, जबकि किसानों को भी लगे कि तुम्हें सब कुछ जैसे तुम चाहो वैसे नहीं मिल सकता। स्थिति खराब से और खराब की तरफ बढ़ रही है। तो डिमांड मैनेजमेंट और वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक फंडामेंटल अप्रोच जो बदलाव हमें लाना चाहिए कि ग्राउंड वाटर जो कि फ्री है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको हम रेगुलेट करना पड़ेगा, नियंत्रण उस पर भी करना पड़ेगा। आज इस पानी के महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो चर्चा करी और मुद्दे उठाए उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचार सुझाव हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अस्तित्व, लोकसभा टेलीविज़न, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है astitv.lstv@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अस्तित्व के अगले एपिसोड में हम ऐसे ही मिलेंगे किसी विशेष विषय को लेकर, पर्यावरण की समस्या को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।